स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आइए आज 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 अफवाह के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, है ना। एनसीईआरटी को रीड करके देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं जरा क्या है चैप्टर में कुछ खास। देखिए, अफवाह शब्द, ड्रेनेज शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से, है ना, अलग अलग डायरेक्शन से छोटी छोटी धाराएं आकार एक साथ मिल जाती है तथा मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय, इन वाटर, बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज जैसे झील है, लेक है, ओशंस है, महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जाल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र में अवलोकन पर यहाँ दिया गया है, देखिए ये जल विभाजक वाला रेखा है ना। ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि वाले जी को जल विभाजक कहते हैं। मान लीजिए यहाँ ऊंचाई वाला कोई पठारी एरिया है ना, और ये दोनों बीच में, यहाँ पर भी पठार है, इसके बीच में, है ना। देखिए इस तरह से घाटी बनी हुई है, पहाड़ी एरिया है, इसके बीच में भी घाटी, यहाँ पे नदी इस तरह से फॉलो करेगी तो ये जल विभाजक का रेखा बन जाएगा, ए इसमें, बी इसमें बन जाएगा, इस तरह से, है ना। आगे देखते हैं भारत में अपवाह तंत्र के बारे में क्या दिया है। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है, जो ज्योग्राफिकल एंड स्ट्रक्चर्स है उसके द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालयन नदियां, दूसरी क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां, है ना, जो पेनिनसुलर एंड रिवर्स है। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी है, यानी पेरिनियल है नदियां होती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले ग्लेशियर यानी हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इंडस वाटर ट्रिब्यूटरी है ना, टीटी है, इंडस वाटर जो है ना, इंडस की जितनी भी नदियां हैं उसके सहायक में अगर हम बात करें, चाहे वो सतलज हो, व्यास हो, रावी हो, है ना, और ब्रह्मपुत्र की नदियां, है ना, जो कि असम के घाटी में लाके लास्ट में जाके जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है, सिंधु उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते तय करती है। देखिए ये दोनों है समुद्र की, है ना, ये पहाड़ है, दोनों एरिया, और देखिए इसके बीच से जो ये निकलती है नदियां, इसको बोलते हैं गर्ज, है ना। और देखिए देखिए सहायक नदियां किसको बोलते हैं, यहाँ पे दे रखे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है ना, मुख्य नदियां हैं। जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, इसके बीच में बहुत सारी नदी इधर से, है ना, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी से मिलेगी, राइट ट्रिब्यूटरी से मिलेगी, है ना। और ये जालीनुमा अफवाह है, ये आरी अफवाहनुमा है ना, आयताकार है, और उसके बाद ये ध्रुव का कीर्ति अफवाह है, ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें प्रकार दिया गया है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, अन्य विनिक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। भूमि जब क्या कहते हैं, जब लैंडस्लाइड होता है कहीं भी, हिमालय से जस्ट अगर नीचे की हम उसकी बात करें, शिवालिक हिमालय के जस्ट नीचे मैदानी एरिया में टू डिपोजिशन की वजह से उन आकृतियों का निर्माण हुआ जो प्लेन से बने हैं भारत के, है ना। ये पूर्ण रूप से विकसित डेल्टाओं का निर्माण करते हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, कहते हैं सीजनल होता है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्ष भर निर्भर करता है, वर्षा पर निर्भर करता है, ना कि वर्ष भर, यानी रेनफॉल है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियां का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियां की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है। जो हिमालयन रिवर्स है और पेनिनसुलर रिवर्स है, इसके बीच में लंबाई कम है तथा छिछली, फिर भी इनमें केंद्रीय उच्च भूमि, जो सेंट्रल लेवल पर जो उच्च भूमि हाईलैंड है उससे निकलती है तथा पश्चिम की तरफ से बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं। प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। वेस्टर्न घाट जो है उससे निकलती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है ना। ये वेस्टर्न घाट की बात, इस तरह की बात कर रहा है, यहाँ से निकलती है ना। हिमालय की नदियां देखते हैं जरा, यहाँ पे दिया है नदी के स्रोत। देखिए यहाँ पे नदी के स्रोत, ये ऊपरी भाग है, उसके बाद ये मध्य भाग है, यहाँ पे गोखुर झील है ना, इसे आने के साथ साथ कई कई एरिया में यहाँ से फिर ये कट के, ये एरिया कट के छूट जाता है, ये गोखुर झील का निर्माण करता है। ये है निचला भाग जहाँ पे डेल्टा का निर्माण होगा, है ना। जैसे सुंदरवन का डेल्टा पड़ते बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, यह विसर्प, है ना, नदी विसर्प करती है ना।
हिमालय नदियों के बारे में देखते हैं क्या है ना। हिमालयन रिवर्स सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां से आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों के नदी तंत्र कहा जाता है, रिवर सिस्टम कहा जाता है। आप देखिए इंडस रिवर सिस्टम को देखते हैं, है ना। सिंधु नदी तंत्र को, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। कहाँ से निकलता है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में जम्मू यहाँ देखें कश्मीर को लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है ना। आपको बताया ना गॉर्ज क्या होता है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर है ना, नुब्रा है, श्योक है तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद ही ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान के ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। 2900 किलोमीटर नदी सिंधु जल समझौते संधि के जो ट्रीटी हुआ है आर्टिकल्स 1960 के अनुसार भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है ना। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई करते हैं। जरा आइए मैप के थ्रू यहाँ पे देखते हैं। यह है सिंधु नदी, है ना। इंडस वैली सीवरेज यहाँ पे है। यह है सिंधु नदी आपका, यहाँ पे देखिए ना। इसके साथ देखिए झेलम है, चेनाब है, रावी, सतलज है ना, ब्यास है, ये बुलर झील है यहाँ पे, है ना। तो ये हमने किसकी बात की? सिंधु नदी की बात की, है ना। अभी जरा देखते हैं यहाँ पे आप भागीरथी अलकनंदा का यहाँ देखिए संगम हो रहा है चित्र की तरह। आप गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जो पर माउंटेन वाला एरिया है उसको छोड़कर प्लेन एरियाज में प्रवेश करती है ना। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी, यानी कोसी को बिहार का श्रोत भी कहा जाता है। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। गंगा, घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। नॉर्थ अगर बिहार के नॉर्थ की अगर हम बात करें तो कोसी नेपाल से निकलती है, जो कि गंगा में आके प्रवेश करती है सुपौल के पास। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी की उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीप उच्च भूमि से आने वाले मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है। यह अर्धशुष्क क्षेत्रों में निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। याद कीजिए कि नदियां कैसे तथा वहाँ गंगा से कैसे मिलती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जाल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है ना। ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये नदी के दो भागों में बांट जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी वितरिका है दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है ना। देखिए सुंदरबन डेल्टा के बारे में दिया है कि सुंदरी वाली पादप से इसका नाम रखा गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। आइए जरा देखते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर है ना। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित है ना। अंबाला नगर सिंधु। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है।
दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े-बड़े विसर्ग बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में ये देखते हैं ना। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़कर बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ से दिबांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, कोयनुला दूसरी इसकी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है ना। ब्रह्मपुत्र का मैदान देखते हैं ना, असम का मैदान। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत तथा शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदियों द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। बाढ़ के दौरान असम तथा बांग्लादेश बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियां के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है। यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। अब आइए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखते हैं क्या। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वालामुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की उपद्रोणियां आकर अपेक्षाकृत छोटी है। नर्मदा नदी द्रोणी को देखते हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है ना। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शिलों में ये नदी गहरे गार्ज का बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार है ना वाटरफॉल का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तापी द्रोणी के बारे में देखते हैं। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की श्रृंखलाओं में है। ये भी नर्मदा के समानांतर विभ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में है ना। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण नैरो है, इसलिए तटीय नदियों की ना लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियों में अगर हम बात करें साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताए जहाँ ये नदियां बहती है ना। आइए गोदावरी द्रोणी को देखते हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में अब इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र है ना में 50%, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है जैसे पूर्णा, वारधा, प्राणहिता, मांचरा, वैनगंगा तथा पेनगंगा। यानी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जितने भी है ना गोदावरी की या कृष्णा की या कावेरी, कृष्णा या कावेरी हो या क्या बोलते हैं इंडस रिवर हो या ब्रह्मपुत्र हो या गंगा हो, इन्हें एग्जाम में पूछे जाते हैं। नदियां बहुत ही बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोदावरी को। देखते हैं महानदी के बारे में। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में स्थित है। कृष्ण द्रोणी के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना घाट पर वह मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी द्रोणी को देखते हैं। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुड्डलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है।
इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अगर हम बात करें तो अमरावती, भवानी, हेमावती तथा किविन इस दोनों तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल कावेरी नदी पर है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। वाटरफॉल द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है ना। भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा, आपको कमेंट करके बताना है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त तो कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। अपने एटलस में इनकी स्थिति बताइए। पृथ्वी के धरातल पर का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है यानी सॉल्ट वाला है। केवल 3% ही स्वच्छ ट्यूबवेल नहीं, इससे भी कम है के रूप में उपलब्ध है, जिसकी 3/4 भाग हिमालय के रूप में, ग्लेशियर के रूप में। झीलें के बारे में देखते हैं क्या दिया है। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारों से तो परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान, तैराकी, अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है ना? मानव के लिए भी कारणों से झीलों का क्या महत्व है? बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत, अरब सागर। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न। अधिकतर झीलें अस्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होती है, जैसे अंतर्देशीय बहने वाले अर्धशुष्क क्षेत्र द्रोणी वाले झील है ना। यहाँ कुछ ऐसी झील है जिनका निर्माण हिमालय ग्लेशियर से बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों, मानवीय एक्टिविटीज के कारण है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है इसके कारण हुआ है। एवं विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखूर झील का निर्माण करते हैं, है ना। स्पीड तथा बाढ़ नदी का तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाले झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्रों में है, ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये बनी है जब हिमानियों ने कई द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गए। ये किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर वाले वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बने। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकतक, बरापानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। इसके अतिरिक्त जलविद्युत उत्पादन के लिए नदियां पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखरानगर परियोजना है ना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। यह आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय पहाड़ी तंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाता है, मनोरंजन प्रदान भी करता है ना। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है? यह है रोहतक झील। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, कहीं की भी सभ्यता, चाहे चीन की है ना, चीनी सभ्यता हो, है ना, चाहे मिस्र की सभ्यता, कहीं भी हो, नदियों के अंदर ही बसा है, नदियों के पास ही। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय ह्यूमन क्रियाकलाप यानी अन्य जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनके अनिवार्य के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट से न प्राचीन काल से ही आदिवासियों जो सेटलमेंट को अपनी आकर्षित किया है। ये गांव अपने अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य को उन शहरों की सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। यानी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आगरा किस नदी के किनारे है, दिल्ली किस नदी के किनारे है ना। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए जो अपने लाइवलीहुड के लिए कृषि पर निर्भर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसीज हैं, वहाँ इरिगेशन है ना, नेविगेशन है ना, जल विद्युत निर्माण, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं। नदियों का महत्व बहुत अधिक है। आइए है ना रिवर पॉल्यूटेड के बारे में करते हैं। जो नदी का पॉल्यूशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो यमुना के बारे में चला था कुछ दिन पहले, अभी दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है।
नदी जल को घरेलू औद्योगिक है ना, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है तथा एग्रीकल्चर में बढ़ती डिमांड के कारण इसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी भी प्रभावित होती है ना। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में ये अधिक जल है ना विकास होती है, इनका आयतन घटता जाता है, इसका वॉल्यूम है कहीं न कहीं वो घट जाता है। दूसरी ओर उद्योग का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुची जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है ना। जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है ना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन है ना प्रोजेक्ट। गंगा कार्य योजना क्रियाकलाप का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया है। इसे 31 मार्च 2000 को बंद किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्य समिति ने गंगा कार्य योजना को प्रथम चरण दी है। उसके बाद फिर दूसरा भी चरण आया है, इसमें आपको याद होना चाहिए कि दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। 16 राज्य 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल है ना। आपको बताना है कि गंगा नदी पर जो प्राधिकरण योजना है ना, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं है ना। राष्ट्रीय गंगा नदी का जो है वो है ना, जो प्राधिकरण होते हैं अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। आपको कोई इसमें बनाना है ना। आर्य होता है, क्या होता है। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये भी बताना है। मैं इस बार बनाऊंगा नहीं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय झील है ना, आपको बनाना है सारे सवाल। ये भी निम्नलिखित में से कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, मैंने पढ़ा है इसमें भी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है या बहती है। उसके बाद इस सारे को सोल्व करना है, तो 3 नंबर मुझे दिया गया है ना। और इसको क्या करना है, जो झील मैंने दिया है यहाँ पे तो बताते हैं। चौथा चैप्टर आ गया ये। यहाँ पे क्या करना है कि मैप बनाना है भारत का, है ना। और हम बात करें इस तरह से भारत का, और जरा यहाँ पे दिखाते हैं आपको किस तरह से आपको भारत का मैप बनाना है। इस तरह से बात करें तो ये हो ही नहीं रहा, पता नहीं पेज की वजह से ऐसा हो जाता है। चलिए हटो, ये भी ऐसे ही बना देते हैं। हाँ, इस तरह से भारत का आपको मैप बनाना है। और जितनी भी झीलें हैं और कौन इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये क्या बोलते हैं, जो हम सिंधु नदी तंत्र है, इसको बनाना है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे गंगा बनाना है, यहाँ पे गोदावरी कृष्णा जो भी है कावेरी, और बीच के नदियों को भी बनाना है ना। कौन कौन से राज्य से होकर बहती है और जो प्रमुख जो वाटरफॉल है भारत के, उसको कवर करना मैप के थ्रू। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं मैप के लेक हैं भारत में, जितने भी वाटरफॉल है, उसको एक मैप के थ्रू एक जगह बना लेना है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो बाद में हम जब इसका नोट्स बनाएंगे एनसीईआरटी का बना हुआ है, लोड अपलोड करेंगे पूरा एनसीईआरटी कवर करने के बाद, पढ़ाने के बाद, तो आपको दिया जाएगा। इसके बारे में जरा देखते हैं, है ना। देखिए जैसे वेम्बनाड झील है, ये केरल में है। देखिए यहाँ पे कावेरी है, कृष्णराज सागर झील है ना। बहुत सारे झीलें हैं, यहाँ नदियाँ दी गई है। देखिए ये गोदावरी नदी है यहाँ पे। उसके बाद पेनगंगा नदी है, तापी नदी है ना, नर्मदा नदी है ना। देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर है, यह यहाँ से नेपाल से कोसी नदी निकलती है। यहाँ पे गंडक, ये घाघरा, यहाँ पे शारदा, यहाँ पे गंडक, है ना। ये सांभर झील है, यहाँ नमक के लिए फेमस है। राजस्थान में यह ब्रह्मपुत्र जो कैसे होके यहाँ से निकली है। बंगाल की खाड़ी में, यह बंगाल की खाड़ी, और यह भी चिल्का झील आपका महानदी के पास। और यहाँ पे लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर है अरब सागर, नॉर्थ में पहाड़ी एरियाज है। यहाँ मुख्य नदियाँ और झीलें दिया हुआ है ना। इसको मैप के थ्रू आपको बनाना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।